तो लास्ट कल की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, या टॉपिक था टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। मेजर अपने कल पहला अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन को कितने भागों में बांटा था? 4। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, जिसको और हम क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। वहां तक की बात होगी। फिर अपन पढ़ रहे थे व्हाट डज द मीन ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या कहा था, जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हम हटा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? एल्किल ग्रुप बनता है। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस तरीके से। अब हमारे पास एल्किल ग्रुप भी 2 तरीके के होते हैं। पहला एन एल्किल, दूसरा आइसो एल्किल और तीसरा नियो एल्किल। यही बात करनी थी। तो फर्स्ट अपन ने बात करी थी एन एल्किल की। किसकी बात करी थी? एन एल्किल की। जैसे कि आपके पास लॉन्ग चेन है CH3, CH2, CH2, CH3, ये चेन है। ये क्या कहलाएगा? आपका एल्केन। क्या कहलाएगा? एल्केन। और एल्केन में भी कौन सा है? ब्यूटेन। कौन सा है? ब्यूटेन, जिसको हम क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन को हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन्स, या क्या कहते हैं? एन एल्केन। क्या कहते हैं? एन एल्केन। तो ये बन गया आपके पास। इससे मुझे बनाना है एल्किल ग्रुप। क्या बनाना है? एल्किल ग्रुप। तो मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूँ। अब हाइड्रोजन हटाऊंगा कहाँ से? तो मेरे पास ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। ये दोनों कौन से हैं? 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो अगर एन एल्केन से ही मुझे एन एल्किल बनाना है तो या तो मैं इसका हटाऊंगा या मैं इसका हटाऊंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH2, CH2। ये मेरा क्या कहलाएगा? एन ब्यूटिल। क्या कहलाएगा? एन ब्यूटिल। क्या कहलाएगा? एन ब्यूटिल। तो ये तो पहला अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एल्किल में, एन एल्केन या एन एल्किल। दूसरा हमारे पास है आइसो एल्किल। दूसरा हमारे पास कौन सा है? आइसो एल्किल। तो सबसे पहला अपन ने आइसो एल्किल में कौन सा पढ़ा था? आइसोप्रोपिल। कौन सा पढ़ा था? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल मतलब कितने कार्बन होंगे? 3। आइसोब्यूटिल। क्या होगा? आइसोब्यूटिल। CH3, CH और यहाँ आ गया CH। ये क्या कहलाएगा आपका? आइसोब्यूटिल। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन। ये तो बन गया आइसोब्यूटेन। इससे मुझे बनाना है एल्किल ग्रुप। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये क्या है मेरा? 2 डिग्री। तो मुझे इसी से क्या बनाना है? आइसोब्यूटिल। तो बन गया मेरा CH3, CH, CH3, CH2। ये सेकेंड कार्बन पे एल्किल ग्रुप आइसो। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटिल। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटिल। और कल लास्ट जो हमारा डिस्कशन चल रहा था आइसोपेंटिल के ऊपर। किसके ऊपर चल रहा था? आइसोपेंटिल, जिसमें अपन लेंगे आइसोपेंटेन। तो CH3, CH, CH2, CH3 और ये मेरा CH3। ये क्या कहलाएगा? आइसोपेंटेन। अब यहाँ वापस देखना, कल जो लास्ट डिस्कशन चल रहा था वो, ये हमारा क्या है टॉपिक? नाम क्या है इसका? आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन से मुझे बनाना है आइसोपेंटिल। क्या बनाना है? तो मेरे पास ये वाला कार्बन है एक, तो एक ये वाला कार्बन है, बट अब मैं इस वाले कार्बन से निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरा ये कभी भी आइसोपेंटिल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? यहाँ से वैलेंसी फ्री, तो इसके आगे एक और ग्रुप जुड़ गया, और एक और ग्रुप जुड़ते ही तो ये कार्बन का कौन सा नंबर हो गया? 3। क्या नंबर हो गया? 3। तो थर्ड नंबर से तो हमारा कोई लेन देन है ही नहीं। हमारा टारगेट कौन सा है? सेकेंड कार्बन। इसलिए कभी भी आप इस ग्रुप को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये इक्विवेलेंट हो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ आपके कार्बन कैसे अनइक्विवेलेंट है? जैसे कि यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है। तो ये क्या? इक्विवेलेंट कार्बन है। क्या है? इक्विवेलेंट कार्बन। इसलिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब आपका क्या क्या करना है? एक कार हाइड्रोजन हटाओ। कहाँ से हटाओगे? यहाँ से। तो CH3, CH, CH2, CH2 और CH3। अब ये बना वो क्या कहलाएगा? आइसोपेंटिल। क्या कहलाएगा? तो अब खास बात क्या देखना है? इक्विवेलेंट कार्बन, कि अगर कार्बन इक्विवेलेंट है तो यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, डजंट मैटर। बट अनइक्विवेलेंट कार्बन से, जैसे कि यहाँ पर आपका इस ग्रुप, जहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तब आपके पास अलग अलग चीज बन जाएगी। इसलिए
आप क्या करोगे, जहां पर कम कार्बन वाला ग्रुप है उसको चेंज नहीं करेंगे, या जहां पर आपका आइसो फॉर्मेट बन रहा है उस फॉर्मेट को कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहने देना है। कहां से हाइड्रोजन हटाया मैंने, इधर से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, आइसो एल्किल। अब थर्ड टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप मेरा कौन सा है, नियो एल्किल। कौन सा है, नियो एल्किल। थर्ड टाइप कौन सा है, नियो एल्किल। तो आइसो के बारे में लिख दिया था कल, तो बाकी था आइसो हो गया था ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो नियो एल्किल, नेक्स्ट हेडिंग डालो नियो एल्किल। नेक्स्ट वन, ये कबूतर। नेक्स्ट है आपका नियो एल्किल। नियो एल्किल मतलब क्या, जिसमें सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो एल्किल ग्रुप या मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हमें दिखे, वो हमारा क्या कहलाएगा, नियो ग्रुप। क्या कहलाएगा, नियो एल्केन। अब नियो एल्केन बनाने के लिए पहला एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्या लगाने साहब, 2 एल्किल ग्रुप, और ये तीसरा कार्बन। तो ये पहला मेंबर आ गया नियो का, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हुए, 5। तो क्या कहेंगे इसको, नियो पेंटेन। क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। और अब ये देखो ये कैसा है, इक्विवेलेंट है, इस तरफ भी एक कार्बन, इस तरफ भी एक कार्बन। अब चाहे इसका हटाओ चाहे इसका हटाओ, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नियोपेंटिल ही बनेगा। क्या बनेगा, नियोपेंटिल। तो अब मैं बना देता हूं CH3 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 CH2, ये क्या कहलाएगा मेरा, नियोपेंटिल। क्या कहलाएगा, नियोपेंटिल। तो दिस इज सेड टू बी नियोपेंटिल। तो एग्जांपल नहीं करके सीधा ये उतार नियोपेंटिल में, ये था आपका नियोपेंटिल। यस, ये था टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। अब अगला कौन सा, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप एंड टर्शियरी एल्किल ग्रुप। तो अगला लिखो टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप, तीनों नाम लिख दो, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल और टर्शियरी एल्किल। प्राइमरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, टर्शियरी एल्किल, हो गया। अब हेडिंग डालो प्राइमरी एल्किल। तो प्राइमरी एल्किल में क्या होगा, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा आपका, प्राइमरी कार्बन से। कहां से निकलेगा, प्राइमरी कार्बन से। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा, जो आपका नेक्स्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, तो ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं या हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, दोनों केस में मेरे पास जो है एल्किल ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्राइमरी एल्किल ग्रुप। कौन सा बनेगा, तो CH3 CH2 CH2, ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री एल्किल। क्या बना, दूसरा एग्जांपल लेना चाहो आप, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये भी क्या बन गया आपका 1 डिग्री एल्किल। मतलब जहां से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, अगर वो हमारा प्राइमरी कार्बन है
तो हमारे पास जो एल्किल ग्रुप बनेगा वो एल्किल ग्रुप क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्किल ग्रुप। क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्किल ग्रुप। शॉर्ट बात करनी है, मतलब सीधा अपन ने लिखा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? प्राइमरी कार्बन से। तो हमारे समझने के लिए चाहिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैंने कल भी कहा था। ये तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेस तैयार कर रहे हैं हम, ठीक। सेकंड लिखो नेक्स्ट, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप या सेकेंडरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्किल। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, hydrogen is removed from secondary carbon. Hydrogen is removed from secondary carbon. हाइड्रोजन को कहां से निकाला अपन ने? सेकेंडरी कार्बन से। एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3। ये आपका 2 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन। बट हम कहां से हटाए? तो बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर आप यहां से हटाओगे तो इसके एक तरफ एक और इसके एक तरफ दो, आप यहां से हटाओगे तो इसके भी एक तरफ दो और एक तरफ एक, तो दोनों इक्विवेलेंट है, कहीं से भी हटाओ। तो आपके पास बन जाएगा CH3, CH, CH2, CH3। ये क्या बन गया? 2 डिग्री एल्किल। तो जहां से आपका हाइड्रोजन निकला है वो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। जो नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एल्किल। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एल्किल। एग्जाम्पल उतारो। ये क्या है आपका? एन ब्यूटेन। ये क्या है? एन ब्यूटेन। इसको क्या कहोगे? सेकेंडरी ब्यूटेन। क्या कहोगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। ये क्या है? एन ब्यूटेन। लिखना चाहो तो नीचे लिख देना, एन ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे? तो सेकेंडरी ऐसे लिखा जाएगा, SEC, सेकेंडरी ब्यूटिल। ये क्या कहलाएगा? उधर वाला सेकेंडरी ब्यूटिल। तो एक आपका एन ब्यूटेन, दूसरा सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ये था आपका सेकेंडरी एल्किल। अगला लिखो टर्शरी एल्किल, 3 डिग्री एल्किल। अगला हमारा है टर्शरी, या जिसको हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री एल्किल। अगला है टर्शरी और 3 डिग्री एल्किल। अब टर्शरी के लिए क्या? हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्शरी कार्बन। लिखो, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्शरी कार्बन एटॉम। CH3, CH, CH3, CH3। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? नाम बताओ मुझे इसका। आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। ओके। अब यहां से हाइड्रोजन निकालने के मेरे पास 2 तरीके हो गए। अब 2 तरीके। पहला, मैं अगर इस हाइड्रोजन को हटाऊं, ध्यान से देखना, CH3, CH, CH3, CH2, तो ये मेरा क्या बन गया? इसका नाम बताओ। आइसोब्यूटिल। क्या बना? ये वाला हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो ये मेरा क्या बना? आइसोब्यूटिल। अब सुनना, जबकि यहां मैंने हाइड्रोजन कहां से हटाया? 1 डिग्री कार्बन से। अब मेरा ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। और इसके साथ जो हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, अगर मैं उस हाइड्रोजन को हटा दूं तो CH3, C, CH3, CH3, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। आइसो नहीं आएगा। आइसो क्यों आएगा? आइसो तो ऐसा दिखेगा तो मतलब है, सीधा कहेंगे आप क्या इसको? टर्शरी ब्यूटेन या टर्शरी ब्यूटिल। क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटिल। आइसो नहीं आएगा, इसको आप आइसो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे आइसो? क्योंकि अब तो ये यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ेगा ना नया, तो ये तो क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी ब्यूटिल। तो जहां 3 डिग्री से हटेगा वो टर्शरी ब्यूटिल। अब कब आइसो बोलना है, कब टर्शरी बोलना है?
वो क्लियर हुआ? यस और नो? आइसो कब बोलोगे? जब हाइड्रोजन आपका कौन सा निकला आइसो में 1 डिग्री का। टर्सरी कब बोलोगे? जब 3 डिग्री का निकलेगा तो टर्सरी। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट? ऊपर वाला भी सही है। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? तो आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर वो देखना है कि आपको वहां आगे जरूरत किसकी है। जिसकी स्टेबिलिटी कंसेप्ट आएगा आगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये 3 डिग्री वाला ज्यादा ले जाना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। पर वो स्टेबिलिटी कंसेप्ट अभी आया नहीं, अभी तो हमको बेसिक समझना है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट आगे लिखो। अब अपन कुछ स्ट्रक्चर दे रहे हैं और स्ट्रक्चर के नाम बताने हैं आपको, ठीक है? फटाफट प्रैक्टिस करेंगे 8-10 की, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनके नाम मुझे बता देना फटाफट सामने, और आप लिखना चाहो तो नोटबुक में एग्जाम्पल करके भी उतार देना। ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इनका अपन को नाम बताना है। फर्स्ट वाले का बताओ। एक कार्बन मैथ, एक हाइड्रोजन कम है तो पीछे क्या जुड़ जाता है? YL, तो क्या कहलाएगा? मैथिल। दूसरा 2 कार्बन एथ, एथिल। तीसरा 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपिल। इसका बताओ। सेकेंडरी प्रोपिल 1 2 और 3 आइसोप्रोपिल है। कौन सा प्रोपिल है? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंड कार्बन पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका। सेकेंड कार्बन पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कब कहते हैं? जब एक ही हाइड्रोजन होता है और वो हटा देते हैं आप। पहले किया था ना अपन ने। या तो सेकेंड पर ऑलरेडी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हटा दो, तो ये 1 और 2, सेकेंड पर एल्किल ग्रुप, सेकेंड पर एल्किल ग्रुप, आइसो कितने कार्बन है? 3, तो आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। इसका ब्यूटिल कौन सा? एन ब्यूटिल, क्योंकि ब्यूटेन की अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ब्यूटेन की 3 बन सकते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियो। तो ये कौन सा है? एन ब्यूटेन है। कौन सा है? एन ब्यूटेन से क्या बनेगा? एन ब्यूटिल। क्या बनेगा? इसका बताओ। आइसोब्यूटिल। वेरी गुड। क्या है? आइसोब्यूटिल। उदाहरण लो ये, आइसोब्यूटिल। मेजर कंफ्यूजन इसी चीज में पता पड़नी चाहिए हमको कि व्हेन वी यूज आइसो, व्हेन वी यूज सेकेंडरी, व्हेन वी यूज नियो, व्हेन वी यूज टर्सरी। नोमेनक्लेचर जब कॉमन नेमिंग में होता है ना, तब ये क्लियर होता है कि आइसो कब लेना होता है, नियो कब लेना होता है, टर्सरी कब लेते हैं, सेकेंडरी कब लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अभी तो 4-5 और करते हैं, फिर इसको हटा के नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
उधर वाला हो गया सबके? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। इसका देखो 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने? 4। क्या मैं इसको आइसो कह सकता हूं? नहीं कह सकते, मतलब आइसो की वेरी क्लियर। तो क्या कहलाएगा? नाम बताओ। सिर्फ ब्यूटिल। हाइड्रोजन जहां से निकल रहा है वो कार्बन को नोटिस करो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। अगर 2 से जुड़ा हुआ है लेकिन आइसो फॉर्मेट में है तो आइसो बोलेंगे, लेकिन ये तो आइसो तो नहीं है। तो आइसो नहीं है तो सेकेंड चांस क्या बचा? सेकेंडरी। तो क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी। पहले चेक करो आइसो है क्या? आइसो है तो आइसो ब्यूटिल को प्रायोरिटी पहले देनी है। नहीं है आइसो, दूसरा कोई कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब देखो यहां ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जहां से निकाला वो कहां से? 3 से। क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्यूटिल। क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्यूटिल। यहां वाला देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? क्या नाम होगा? एन पेंटिल। क्या होगा? एन पेंटिल। वेट, ये वाला बताओ। आइसो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटिल। यस, उतार लो। प्रिंसिपल सर नीचे आए होंगे, उनसे जाके पूछना एक बार। आ जाए नीचे, नीचे होंगे। हाँ, आइसो पेंटिल। हो गया? ये 2 और कर दो ताकि और क्वेरी क्लियर हो जाए। यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ जाता अगर दिमाग में कि सर ये तो नियोपेंटिल होगा, सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, पर तीसरा कार्बन है क्या? तीसरा कार्बन ही नहीं है क्या इसमें तीसरा कार्बन? तो ये टर्शरी ब्यूटिल होगा। यहाँ वाला देखो, अब ये साइड कार्बन 7 हटाया है, 1 2 3 सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन क्या जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल ग्रुप। कौन सा फॉर्मेट है? नियो। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। क्या कहलाएगा? नियो पेंटिल। क्या कहलाएगा? नियो पेंटिल। तो ये क्या कहेंगे हम? नियो पेंटिल। इसका देखो अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 4 स्प्लिट में 2 वो। फॉर्मेट कौन सा है? सेकेंड कार्बन पर 2 एल्किल, नियो। नियो हेक्सिल। क्या कहेंगे? उतार लो। नियो पेंटिल, नियो हेक्सिल।
हाँ योगेश, प्रिंसिपल सर नहीं, तेरा अक्षर है, उनको बोलो मिश्रा जी को कॉल करने के लिए कहा, दीक्षित सर ने, प्रिंसिपल सर को कॉल करो, मिश्रा सर को कॉल करें, इंग्लिश वाले सर ने। हो गया? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट मीन्स कि हमारी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमारी कैसी आती है? 3D ज्योमेट्री। कैसी होती है? बट वी आर अनेबल टू ड्रॉ 3D ज्योमेट्री ऑन बोर्ड और ऑन पेपर। अगर आपको यूँ कहा जाए कि पेपर के ऊपर 3D ज्योमेट्री बनाइए, तो हम नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या 3D ज्योमेट्री? तो केमिस्ट्री के अंदर 3D मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स डिजाइन किए गए, तो उन फॉर्मेट्स को हमको बताना है, और वो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बताया। ठीक, फिशर प्रोजेक्शन है, वेस्डेस प्रोजेक्शन हैं, सब ने अलग अलग अपने मेथड्स दे रखे हैं। और उसमें एक कॉमन पहला आपको ज्योमेट्री में बता देता हूँ। पहली ज्योमेट्री अपन बताते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑल यू आर फेमिलियर? ऑक्टाहेड्रल पता है, नहीं पता सबको? ऑक्टाहेड्रल जिसमें एक तो होता है स्क्वायर प्लेन, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? एक नोटबुक दो मुझे, जिसमें टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में? 6 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड होते हैं? 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड कौन से? ये पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और यहाँ सेंटर में एक एटॉम होता है जो इन सब के साथ 6 बॉन्ड बनाता है। अब इस बॉन्ड की पोजीशन कैसी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा है? 3D रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि नोटबुक है, तो जो 4 बॉन्ड है ना, वो 1 2 3 4 एटॉम यहाँ पर है जो बॉन्ड बना रहे हैं। ये 4 एटॉम तो कहाँ पर है? स्क्वायर प्लेन में। स्क्वायर प्लेन मतलब जानते हैं ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है, और एक स्क्वायर के प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब जानते हो, एक सरफेस पर है, मतलब एक ही सरफेस के ऊपर, कि आपको ये यहाँ मिल रहा है तो दूसरा उसी सरफेस पर मिल रहा है, तीसरा उसी सरफेस पर, चौथा भी उसी सरफेस पर। मतलब 4 एटॉम्स तो जो है वो एक प्लेन में। चौथा एटॉम, पांचवा एटॉम कहाँ है? एबोव दी प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर है, प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। एबोव दी प्लेन, बिलो दी प्लेन, ऐसे। अब इसको मैं यूं घुमा दूं, यूं सीधा, तो अब ये 4 स्क्वायर प्लेन में हो गया। अब एक आपका पेपर से कहाँ बाहर होगा? पेपर से बाहर की ओर आ रहा होगा, एक पेपर से पीछे की ओर। एक पेपर से बाहर आ रहा होगा और एक पेपर से पीछे की ओर। कैसे आ रहा है? अब आया समझ में? इस ज्योमेट्री को मैं पेपर पे कैसे बनाऊं? नहीं बना सकते। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है, और उसमें भी फिक्स होता है, ऐसा नहीं आप मर्जी से कि कौन सा प्लेन से बाहर जाएगा, कौन सा प्लेन के अंदर रहेगा, ये सब फिक्स होता है। तो 3D रिप्रेजेंटेशन में लिखो the 3D representation of molecules on paper. The 3D representation of molecule on paper is done by wedge dash formula. Wedge, W-E-D-G-E, wedge, W-E-D-G-E, wedge dash formula. कौन सा फॉर्मूला है? वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश मतलब इसको तो अपन कहते हैं डैश, ये डार्क, और डैश मतलब ऐसा डॉट लाइन, ये डैश। एक वेज डैश फॉर्मूला। ये 2 बॉन्ड है, इनको बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो होगा वो आउटसाइड दी प्लेन को, एक इनसाइड दी प्लेन को इंडिकेट करेगा। तो इनको कैसे बताते हैं वो अपन को लिखना है। तो इसको हम कहते हैं वेज डैश फॉर्मूला, WEDGEDASH, वेज डैश फॉर्मूला।
अब सबसे पहला तो लिखो सॉलिड वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज बॉन्ड, WEDGE, सॉलिड वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज बॉन्ड, WEDGE, सॉलिड वेज बॉन्ड लिखो। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, solid wedge bond, it is used to indicate a bond projecting, it is used to indicate a bond, it is used to indicate, it is used to indicate a bond projecting out of the plane, projecting out of the plane of a paper, projecting out of the plane of a paper, comma, towards the observer, towards the observer, और ब्रैकेट में लिख देना इन फ्रंट। मतलब ये कि जैसे कि यूं नोटबुक रखी थी मैंने, तो जो मेरी तरफ बॉन्ड आ रहा है उसको मैं कैसे बताऊंगा, सॉलिड वेज से। किससे बताऊंगा, सॉलिड वेज। मतलब जब भी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कोई भी बॉन्ड, इस बॉन्ड को आपको क्या समझना है, ये आपका प्लेन से बाहर है। कहाँ है, प्लेन से बाहर, तो ये बना दो, फिर इसके सामने लिख देना। इसका मतलब क्या है, तो वेज डैश, इसका सॉलिड वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या, ये किस चीज को बताएगा, आपका बॉन्ड आउटसाइड दी प्लेन, जो बॉन्ड प्लेन से बाहर होगा। ये बना दो। इसको हम क्या कहते हैं, वेज बॉन्ड, WEDGE, वेज बॉन्ड। अब जो प्लेन से हमारी ओर आ रहा था उसको तो इससे बताया, लेकिन जो प्लेन से ऑपोजिट जा रहा था पीछे की ओर, उसको हम किससे बताएंगे, तो उसको हम बताएंगे डैश से। किससे बताएंगे, तो सेकेंड हेडिंग डालो, डैश वेज बॉन्ड, डैश वेज बॉन्ड, DASH, डैश वेज बॉन्ड, WEDGE, वेज डैश वेज बॉन्ड लिखो। It is used to represent the bond, it is used to represent the bond projecting out of the plane, projecting out of the plane, projecting out of the plane of the paper, projecting out of the plane of the paper and away from the observer, and away from the observer। और ब्रैकेट में लिख देना बिहाइंड। जैसे कि नोटबुक यूं रखी थी अपन ने, इधर देखेंगे एक बार, नोटबुक यूं रखी थी, तो मेरी तरफ जो बॉन्ड आ रहा था सामने की ओर, उसको तो हमने किससे बताया, वेज से, सॉलिड वेज। पीछे की ओर जो जा रहा था वो कौन सा है, डैश वेज। वो कौन सा है, डैश वेज, मतलब वो डैश 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 लाइन की तरह बताना है। ठीक, तो बिहाइंड यूं कर दिया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन बता दो। ऐसे, ये कहलाएगा डैश वेज। बनाना ऐसे वेज ही है, पर वो वेज सॉलिड वेज नहीं बनेगा। ये कौन सा है, सॉलिड वेज, जो पूरा भरा हुआ है। और इसी को अपन यूं बता दें, ये वेज डैश, ये क्या हो गया, वेज डैश। ये क्या बन गया, वेज डैश। अब इसके अलावा भी एक और पोजीशन है। दो चीजें तो बता दी, सामने की ओर आएगा उसका क्या, पीछे की ओर जाएगा उसका क्या, लेकिन जो प्लेन पर ही रहेगा उसको क्या करेंगे, तो उसको नॉर्मल बॉन्ड लाइन से बताएंगे। तो थर्ड लिखो, नॉर्मल लाइन बॉन्ड, नॉर्मल लाइन बॉन्ड, नॉर्मल
लाइन बॉन्ड। तीसरी पोजीशन क्या है 3D मॉलिक्यूल्स की? नॉर्मल लाइन बॉन्ड। तो लिखो द लाइन बॉन्ड शोज द लाइन बॉन्ड शोज the line bond shows that the line bond shows that the atom is located shows that the line bond shows that the line bond shows that the atom is located on the same plane of paper, on the सेम प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये कि जो उस प्लेन पर ही है उसको तो हम किससे बताएंगे? नॉर्मल लाइन से। मतलब ये लाइक एग्जांपल यूं करके इसको कर दो। अब देखेंगे एग्जाम्पल के लिए अपन एक बनाते हैं। मैं इसको भर नहीं रहा हूं, वो आप समझ लेना। ये कोई मॉलिक्यूल है। अब मैं एक बॉन्ड भी लगा देते हैं Cl Br F I। ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे बता रखा है, पेपर पे तो ऐसे ही बनेगा, बट आपको अगर ऐसा बना रखा है तो हमें क्या समझना है? इट इज अ 3D मॉलिक्यूल। ये क्या है? 3D मॉलिक्यूल, जिसमें सॉलिड वेज क्या बता रहा है? Br किस तरफ आ रहा है? हमारी तरफ आ रहा है। I किस तरफ है? बिहाइंड द प्लेन। और Cl और F ऑन द प्लेन। Cl एंड F ऑन द प्लेन। तो ये किससे बताया? इसे हम कहते हैं वेज डैश फॉर्मूला। क्या कहते हैं? अब क्लियर हुआ? यस और नो? तो ये कहलाएगा वेज डैश फॉर्मूला, जिसमें सॉलिड वेज क्या बताता है? इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, डैश वेज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, प्लेन लाइन ऑन द प्लेन। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। अब आपकी बुक में दे रखा है क्या इसका एक मॉलिक्यूल? देखना टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है। है लाना। हाँ, अब एग्जाम्पल एक CH4 का अपन भी बना दो जो बुक में है आपका। एग्जाम्पल CH4 CH H। H ये बना दो, ये बना दो एग्जाम्पल करके। फिर बता देना ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है? लाई ऑन द प्लेन। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है? बिहाइंड दी प्लेन। और ये वाला हाइड्रोजन इन फ्रंट ऑफ प्लेन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। यस, ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। अब हमारा जो मटेरियल रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का काम था वो ऑलमोस्ट पूरा गया। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन, जो आप 10th क्लास में बेसिक तो पढ़ चुके हो। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला वी हैव टू डिसाइड अ बेस। मैंने पहले भी कहा था, मैं यूँ कहूँ कि काम करो, आज 2 टीमें बना देते हैं क्लास की। जैसे अभी अपन ने 2 बैच बना रखे हैं, 2 बैच में ऐसे भी तो बना सकता था कि एक दिन खाली गर्ल्स आएंगी, एक दिन खाली बॉयज आएंगे। नहीं कर सकते थे क्या? हमने क्या डिसाइड किया? एक दिन मैथ्स, एक दिन बायो। तो हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया। I can select gender, I can select height, I can select village route, I can select weight, I can select percentage as I want। जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं एक बेस डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको बेस मानते हुए जो इससे ऊपर है उनको इधर, जो इससे कम है वो इधर, ऐसे ही बांटते हैं ना अपन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग तरीकों से बहुत जगह कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शनल के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते कि नहीं कर सकते, एटोमिसिटी के आधार पर। बट मेजर क्लासिफिकेशन इनका 2 है। कितना है? 2। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहला कौन सा है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। और दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, पहला स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। उतार लो इसको एक बार। हाँ, हो गया। अब अपन सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। किसके आधार पर करेंगे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर कितने भागों में बांट रखा है? 10 में पढ़ रखा है, चुपचाप मत बैठो। 10 में पढ़ा है वो तो बोलो। साइक्लिक एंड, जिसको हम और क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। पहला ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा क्लोज्ड चेन। जिसमें ओपन चेन को हम क्या कहते हैं? एसाइक्लिक, और क्लोज्ड चेन को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक। ये पहला क्लासिफिकेशन, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। उतार लो इसको। फिर ओपन चेन को फर्दर 2 में, कौन कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, फिर इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड को फिर से कर रखा है क्या? सैचुरेटेड में क्या आता है? एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स, एल्काइंस। अच्छा, एल्केन्स को फिर अपन ने कर रखा था आइसोएल्केन, नियोएल्केन और एनएल्केन। ये 3 इसमें अपन ने पढ़े। एल्कीन में तो कोई अपन ने फर्दर क्लासिफाई किया नहीं है। फिर इसमें एल्कीन 2 हो सकती हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा आती है
अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और एल्काइन में तो कोई पंचायत कर दी ही नहीं है। क्लियर? अब क्लोज्ड चेन, एरोमेटिक और पहले तो प्रॉपर बांटा है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में, फिर एरोमेटिक को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? फिर उसमें बांटा है बेंजीन और नॉन बेंजोनोइड, जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? एक बार उतार लो, फिर इसको समझते हुए उतारना इधर वाले को। क्लोज द चेन। साइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरो, फिर इसमें भी 2, होमो एलिसाइक्लिक, दूसरा हेट्रो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में फिर से 2। कौन कौन से? होमो एरोमेटिक, दूसरा हेट्रो एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक में भी 2, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड जैसे, पर उसको क्लासिफाई करना नहीं है अभी, क्योंकि अपन आगे डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस आधार पर किया? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने भागों में बांटा? 2। कौन कौन से? ओपन चेन, क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को फिर से 2 भागों में बांटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आते हैं? एल्केन्स, जिसमें एल्केन्स को हमने फर्दर कितने भागों में बांटा था? 3, आइसो एल्केन, नियो एल्केन, एन एल्केन। फिर हमने अनसैचुरेटेड को 2 भागों में बांटा, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन्स 2 तरीके की होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्काइंस का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन है नहीं। क्लोज्ड चेन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को 2 किया, होमो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक को भी होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। खाली होमो और हेट्रो का मतलब देख लेना एक बार। होमो का मीन्स क्या होता है? सेम। होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। मतलब जब भी हम वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका रिलेशन कोई ना कोई सेम थिंग या कोई ना कोई डिफरेंट थिंग से रिलेट करेंगे। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हम इनको एक 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 करके पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन पहले कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला। तो पहले फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर इनको एक बार वाइडली डिटेल्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।